वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। आ रही है मेरी वीडियो? जी जी, आ गई सर जी। दैट्स गुड। हाँ, कनेक्शन इशू था बिलाल का, इसलिए वो। अच्छा, ओके। हाँ जी। अच्छा, तो व्यूअर्स में क्वेश्चन पूछ लें। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी बात स्टार्ट करता हूँ, फिर उतनी देर में कोई सर क्वेश्चन। जरूर। अच्छा, जाहिर है एज डाइटिशियंस लोग मोस्टली कंसर्न होते हैं। जब भी कोई डिजीज होती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर डाइट थेरेपी किस तरह से इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। जी तो सर। अभी जैसे पूरी दुनिया में कोरोना का इशू है, इट हैज डेफिनेटली बिकम पेंडेमिक। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं, और कुछ ऑथेंटिक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं अनफॉर्चुनेटली। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आज के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्यून बूस्टिंग फूड्स की या इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स की। अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेशन ऐसा जा रहा है, मेरी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे टच हूँ आजकल। तो इम्प्रेशन ऐसा जा रहा है कि प्रोबेबली जनाब कुछ सर्टेन फूड्स ऐसे हैं या कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका आपने इंटेक किया, और विद इन अ मिनट या मे बी विद इन आवर आपकी कोई इम्यूनिटी को बूस्ट अप होके वो किसी और लेवल पे चली जाएगी, और उसके बाद जनाब आप चाहे जो मर्जी जाके करें, कोरोना वायरस आप इफेक्ट नहीं करें। तो ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको हमें क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं इम्यून बूस्टिंग की, अम, तो उसके अंदर ये है कि बेसिकली इट इज ऑल अबाउट ईटिंग और हैविंग अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने अच्छा प्रोटीन का इंटेक कर लिया या विटामिन सी का इंटेक कर लिया या अच्छा जिंक का इंटेक कर लिया, जो हम कहते हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करने में ये न्यूट्रिएंट्स या ऐसे फूड सोर्सेज हेल्प करते हैं, तो उसके बाद आपको कोरोना अटैक नहीं करने वाला। या जनाब अगर आपको कोरोना ने अटैक किया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि जब की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से कोरोना नहीं, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब आपको अटैक करेगा, तो डेफिनेटली आपके इफेक्ट होने के चांसेस उसमें रिलेटिवली कम हैं, या आप रिकवरी के अंदर रिलेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू अ पर्सन जिसकी इम्यूनिटी है, या जिसको कोई और कोमॉर्बिडिटीज हैं, या एज की वजह से इम्यूनिटी वीक है, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बड़ी एज के लोग हैं। तो ये जरूर फैक्ट है, बट ये समझा कि जी सर्टेन फूड्स हम अगर सप्लीमेंटेशन, अच्छा बहुत सारे लोग इस तरफ भी जा रहे हैं कि जी विटामिन सी अगर बात हो रही है तो विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। बल्कि आई वाज लाफिंग, मैं लास्ट किसी काम से मार्केट गया, और फार्मेसी पे मैं खड़ा हुआ था, तो वहां बंदे ने आके पूछा जी मुझे विटामिन सी की एक स्पेसिफिक ब्रांड का जो बड़ा कॉमन है, उसने आके कहा जी मुझे वो चाहिए उसका पैक। तो उसने कहा जी वो तो खत्म है। तो जब वो बंदा चला गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या विटामिन सी तो इतना कॉमन है, क्यों आपके पास तो होता है, काफी बड़ा फार्मेसी है। तो उसने कहा जी हमारे पास तो इतनी डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते, रोज 10 15 20 लोग आते हैं और हमारे पीछे से सप्लाई इसकी बिल्कुल रुक गई है। तो द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इट डज नॉट मीन कि विटामिन सी आप जितना लेंगे उतनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो भी अपलोड की थी पिछले दिनों में, कि हमारा जो आरडीए है, जो डेली बेसिस पे नहीं हमारी विटामिन सी की जितनी रिक्वायरमेंट है, वो एडल्ट मेल्स की 20 मिलीग्राम है, एडल्ट फीमेल्स की 75 मिलीग्राम है। तो सिर्फ हमने उतना ही लेना है जो वो हमारी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करेगा, हमें उसके बियॉन्ड जाके लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई सप्लीमेंटेशन की हमें इस कोरोना से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए कोई सप्लीमेंटेशन हमें किसी किस्म की, फूड सप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं, हमें नहीं चाहिए। ना हमें सप्लीमेंटल फॉर्म में विटामिन सी चाहिए, ना हमें सप्लीमेंटल फॉर्म में सर, आयरन या प्रोटीन चाहिए। एक मिनट सर। सर, जी अ, जी। आपके आई थिंक आवाज का इशू हो रहा है, माइक या तो करीब करें या फिर आई थिंक कनेक्शन किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वीक है सिग्नल। अच्छा, मेरे सिग्नल्स तो काफी स्ट्रांग हैं, माइक। माइक का फिर आई थिंक आप करीब कर लें। अब बेहतर है कोई? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब बेहतर, अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा था कि किसी भी सप्लीमेंटल फॉर्म में ना प्रोटीन की, ना आयरन की, ना जिंक की, ना विटामिन की, किसी भी चीज की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे जो भी हमारी
बेसिस पे हम बड़ी आसानी से अपने फूड के साथ इनको फुलफिल कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों में मैं देख रहा था ये कंफ्यूजन है कि जी कोरोना आ गया है तो कहीं हमें बस रोज भर भर के विटामिन सी लेना है, और इसी वजह से मार्केट से भी लोगों ने इतना ज्यादा उसको परचेज किया है कि मार्केट में शॉर्ट हो गया विटामिन सी के सप्लीमेंट्स है, दैट इज सो कॉमनली अवेलेबल। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज जैसे मैंने पहले बताया कि प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इम्यूनिटी आपकी कोई एक रात में एक दिन स्ट्रांग नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि हमने आज से विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन लेना स्टार्ट कर दी, जब हम सुबह उठेंगे तो वो मैजिक हुआ होगा और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये ओवरऑल लाइफस्टाइल है जो हेल्प करता है आपको स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी बिल्ड करने के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज का पैटर्न देखें इस वक्त, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है या और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पे इम्यून सिस्टम लोगों का बेड़ा गर्क है, सॉरी टू से, बट हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड और फास्ट फूड की कंजम्पशन की तरफ आ गए हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन हमने जनरली अपनी बहुत कम कर दी है। दे ऑलवेज से कि जी 5 अ डे, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस आप कहती है कि 5 अ डे, 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे, जो आपकी रफली 400 ग्राम्स बनती है, यानी आधा किलो से भी कम। तो इस अमाउंट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे लेंगे तो आपके एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत अच्छी अमाउंट में मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, जंक फूड से नेचुरली आप दूर रहे होंगे। जाहिर है जब आप इतनी अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, तो ये वो सारी चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं अपनी डेली बेसिस पे अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना। इसी तरह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो स्लीप है। मैंने भी अपनी एक और वीडियो में भी बड़ी डिटेल से बताया था कि जनाब स्लीप किस तरह से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अब आजकल का जो अनफॉर्चुनेटली रूटीन है वो इस तरह से है कि जाहिर ऑफिस भी मोर और लेस बंद हैं, यूनिवर्सिटी क्लोज हैं, कॉलेजेस स्कूल्स क्लोज हैं। तो कहने का मतलब है कि मेजोरिटी 90% घर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। और हमारा पैटर्न क्या चल रहा है कि जनाब हम पूरी रात जागते हैं, रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे हम सोते हैं, और उसके बाद हम दिन में कहीं 10 11 12 बजे नॉर्मली इन जनरल में बात कर रहा हूँ। सो हमारी जो रात की नींद है बेसिकली दिस इज व्हाट कैन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। तो उसको ठीक करना, स्पेशली जब मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, तो उनकी बड़ी ये चीज जरूरी है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें साथ लेके चलना है, तो हम बाय एंड लार्ज वी वुड बी एबल टू हैव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। और मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि मेरा ख्याल है इससे बेहतर हमें चांस नहीं मिल सकता अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा हेल्दियर बनाने के लिए, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली रिकग्नाइज नहीं करते इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन को डेली लाइफ के अंदर। चाहे वो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें जैसे कैंसर हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन है, चाहे हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस में भी देख लिया है कि द ओनली वे आउट इज प्रिवेंशन। कोरोना वायरस की भी जब हम बात करें तो इससे बचना बहुत मुश्किल है, सिवाय इसके आप सोशल आइसोलेशन करें, सेल्फ क्वारंटीन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये वो सारी, और ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंशन। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बेहतर टाइम नहीं। अब हमेशा ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि हमें जेन्युइन अपनी प्रिवेंटिव सर्विसेज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें अपना जो हेल्थ केयर मॉडल है वो क्यूरेटिव या ट्रीटमेंट वाली साइड से लेके प्रिवेंटिव वाली साइड के ऊपर लाना पड़ेगा। हमें जितने डेवलप का हेल्थ केयर मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बेसिकली उसकी रीजन ये है, या टॉप 10 के अंदर आता है, वो बेसिकली उसकी रीजन ये है कि वो प्राइमरीली बेस करते हैं अपना हेल्थ केयर मॉडल प्रिवेंटिव सर्विसेज के ऊपर। तो करंटली जो दुनिया में नंबर 1 रैंक होता है वो फ्रांस का हेल्थ केयर सिस्टम है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह हैं। सो ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनका हेल्थ केयर मॉडल बेसिकली प्रीडोमिनेंटली प्रिवेंटिव सर्विसेज के ऊपर बेस्ड, ठीक है। और जहां तक रही बात कि हमारी, फॉर्चुनेटली हम लोग प्रोबेबली वो जो थ्योरी आ रही है कि परहैप्स साउथ एशियंस आर मोर रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ मलेरिया और मे बी ट्यूबरक्यूलोसिस और अदर डिजीजेस, प्रोबेबली क्या, डेफिनेटली हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम अभी तक उस तरह से हमारा यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ जिस तरह बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज या यूएस के अंदर लेकिन हो रहा है। तो उसमें हमें ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोबेबली हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। और आप टेलीविजन पे डेली बेसिस पे देखते होंगे,
इतनी बुरी हालत है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। पेरिफेरल एरियाज में खास तौर पे जो छोटे BHUs, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, या DHQs हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स, RHC, वहां पे तो इट इज सच ट्रेजिक सिचुएशन कि बताना मुश्किल है। PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और आप इसलिए अगर ये भी देखें तो हमारे मीडिया पे भी जो न्यूज, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बड़े शहरों को डेफिनेटली आ रही हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फॉर दैट मैटर 5 बड़े सिटीज की। बट व्हाट अबाउट स्मॉलर सिटीज? मेरी 2-3 जगहों पे बात हो रही थी, साउथ पंजाब भी, तो वहां पे यही डिस्कशन हो रही थी कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ना तो लोगों में अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की अवेयरनेस है, ना मेडिकल डॉक्टर्स को उस किस्म की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर भी प्राइवेट सेटअप्स वाले, एक तो वैसे छोटे शहरों में कम प्राइवेट सेटअप्स होते हैं, दूसरा अगर नहीं तो वो इस किस्म के केसेस नहीं एंटरटेन कर रहे इस वक्त। तो बड़ी मुश्किल है। तो बड़ा जरूरी है एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को इसके अडॉप्ट करना। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की है, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है। उसमें ये है कि अभी जैसे अब आपने बात की ना कि साउथ एशियंस के अंदर वो कह रहे हैं कि मलेरिया और इस सब जो है हम लोग पहले से रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग मतलब कोरोना से बचे हुए हैं या बच जाएंगे। तो आई थिंक उसके अंदर सिर्फ जो हमारा रिकवरी रेट है वो बाकियों से बेटर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें होगा ही नहीं। और यही चीज एक बड़ी मिसकंसेप्शन आ रही है कि सिर्फ बुजुर्गों को और बच्चों को है, जवान इससे जो है ना वो बच जाएंगे। तो आई थिंक होगा, सभी को बराबर होगा। उसमें से सर्वाइवल रेट जो है वो हो सकता है कि हम लोगों का थोड़ा बेटर हो, वो सिर्फ इस बेस पे कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बेटर है। और फिर वही बात है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे केसेस उस तरह हो जाते हैं जिस तरह के इस वक्त यूएस में है, तो हमारा तो हेल्थ सिस्टम नहीं है कि वो इसको कॉप कर सके, और वो तो कोलैप्स कर जाएगा सिंपली। तो वो अभी जिस तरह से इटली के अंदर भी डेथ्स की रेशो इतनी ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि हालांकि उनके पास दुनिया का बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि वो उनको नहीं जो है उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। और अगर उनके मुकाबले में हमारे पाकिस्तान, तो जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑलरेडी इक्विपमेंट्स हैं, नए की तो छोड़ें, वो भी उनमें से भी काफी हद तक ऐसे हैं कि जो बस सालों से पड़े हुए हैं और कोई उनकी मेंटेनेंस और ये सब चीजें नहीं है। तो आई थिंक लोगों को ये बताने की जरूरत है कि खुदा आप होने से बचो। ठीक है, ये सब चीजें हैं कि आपकी इम्यूनिटी बेटर है आप बाकियों से, लेकिन ये नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता जब आपको आपको बेड ना मिले तो आप कहाँ जाओगे। बेसिक तो जरूरी है ना, मेडिकेशन। तो बिल्कुल एक सही, एक ये चीज एब्सोल्युटली। है। और दूसरा जो आप विटामिन सी वाली बात कर रहे थे, तो उसके अंदर ये है कि हम लोग क्योंकि जरा क्या कहना चाहिए, बेहिसी है हम लोगों की। बिजनेस माइंड हमारा इतना तेज है कि अभी आप अगर देखें, आपने वो देख रहे होंगे एक जूस का भी ऐड आ रहा है जो कह रहे हैं कि जी हमारा फलां जूस जो है वो एक ग्लास 40% आपको विटामिन सी दे रहा है। तो वो लें और आपका जो है ना, और वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो इंटरनेशनल कंपनी है। तो आई मीन हम लोग जो है ना वो उल्टी तरफ ही चल पड़ते हैं। तो 100% इसका एक आई ये भी एब्सोल्युटली था। एग्री। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। अभी, हाँ, अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास अफीफा फयाज का। वो ये कह रही थी कि जो सोशल रिस्क फैक्टर्स हैं और क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? जो हम कर सोशल रिस्क सकते हैं। फैक्टर्स। देखिए, बिल्कुल हम सोशल जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे ही हाथ में है, और हम बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा, मैं जो समझता हूँ, रूट कॉज किसी भी प्रॉब्लम की जो होती है वो लेके आ जाती है आपकी लिटरेसी के ऊपर। आपके अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है तो उसको एक बात समझाना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन अगर एक इंसान अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वो चीज समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है इस वक्त वो अप्रोक्सीमेटली 60% के अराउंड है। और हमारी जो लिटरेसी की डेफिनेशन है वो भी सिर्फ यही है कि जनाब अगर बंदा अपना नाम लिख सकता है या अपने सिग्नेचर कर सकता है तो वो लिटरेट की डेफिनेशन में आता है। और इंटरनेशनली ये डेफिनेशन कहीं पे यूज नहीं होती। इंटरनेशनली ये है कि अगर आपने एटलीस्ट अपना प्राइमरी स्कूल पास हुआ है तो ओनली देन यू कैन बी कंसिडर्ड एज ए लिटरेट पर्सन। तो यहाँ पे जब मैं काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने के अंदर खास तौर पे, तो मेरी जहाँ पे भी बात हो रही है वहां पे मेजर प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जनाब लिटरेसी लेवल के कम है, लोगों को इस चीज की अवेयर देना, इस चीज के बारे में
समझाना कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस, और इसके अंदर हमें बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके अंदर ये चीज है कि मेरी गलती ही नहीं रहेगी। मैं अगर बाहर जाके गलती करूंगा तो उससे शायद इतने ज्यादा लोग इफेक्ट हो जाएं कि मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये बिल्कुल इसी तरह से है, आप रोड के ऊपर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर आप एक गलती करते हैं तो उस गलती से सिर्फ नुकसान आपका नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। एक बस का ड्राइवर अगर गलती करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, तो 100 लोगों को साथ लेके मर सकता है। तो बिल्कुल यही एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त कोरोना के बारे में भी है। और देखिए, बड़ा मार्क डिफरेंस में बड़ी सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले काफी दिनों से। रिलेटिवली जब हम इस्लामाबाद जैसे मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट भी 80% से ज्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे मैं जनरल बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो लोगों में अवेयरनेस लेवल्स काफी बेटर हैं। मैं हार्डली किसी को देख रहा हूँ बाहर मास्क के बगैर, या ग्रोसरी स्टोर्स में, फार्मेसीज में लोग काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, वन बाय वन करके अंदर जा रहे हैं। अंदर एक से ज्यादा लोग हैं तो वो ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इवन शॉपकीपर्स के एंड पे मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा हूँ। काफी सारी शॉप्स के अंदर उन्होंने एरोज लगा दिए हैं, फ्लोर्स के ऊपर सर्कल्स बना के मेंशन कर दिया है कि जी एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो तो नेक्स्ट बंदा जो है वो एटलीस्ट 3 फीट दूर एक लगा हुआ है। काफी सारी चीजें बेहतर है। लेकिन जब यही सिचुएशन में छोटे सिटीज की अंदर मेरी कुछ लोगों से बात हो रही है, तो द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली डायर, और लोगों को नहीं। मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट रिलेटिवली छोटे शहर से, वो यही बता रहे थे कि जी यहाँ पे कल्चर है, नॉर्मली शाम के बाद लोग चाय शाय पीने बैठ जाते हैं, एक एक शॉप के बिल्कुल। ऊपर 8-10 लोग मिलके और गॉसिप करते हैं, और एब्सोल्युटली सेम कल्चर इस वक्त भी वहाँ पे प्रेवलेंट है। और कोई जब इवन तक कह रहा था कि जब मैं किसी को इवन अपनी फैमिली में भी ये बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली बड़ा दे आर मेकिंग फन ऑफ मी कि यार तुम तो डर गए हो, लाइक दैट। तो ये चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है इनको को अंडरस्टैंड करना। और जो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारे अपने ही हिम्मत में। लेकिन उसके अंदर ये है कि हम में से हर एक को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होगी, और बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। ओनली देन वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट। अदर हम फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते एक ऐसी कम्युनिटी से, एक ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पे लिटरेसी रेट अनफॉर्चुनेटली कम है। और फिर ये सिर्फ हम सारी की सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे नहीं डाल सकते जो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं है, बल्कि हम में से भी बहुत लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, या इस अगर कोरोना के अंदर भी मैं बात करूं, जो अपेरेंटली पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और वो जैसे आई केम अक्रॉस अ कपल ऑफ फैमिलीज की जी, उन्होंने कहा ओके आजकल टाइम है, बच्चे कर रहे हैं, तो लेट्स गो आउट फॉर लॉन्ग ड्राइव। और वो मतलब यानी आप एक ऐसे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो ना तो आप अपने आप को, अपने बच्चों को रिस्क के ऊपर डाल रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को भी एट रिस्क, बहुत सारे लोगों को एट रिस्क। तो होलिस्टिकली स्पीकिंग हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं कंट्रोल, लेकिन वही है कि जब तक हमें से हर कोई अपनी अपने रोल, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं अटेंड करेगा, तब तक ये करना। और ये सारे के सारा बर्डन गवर्नमेंट पे भी जाती है। जाहिर है ये अगर हम यूएस की बात करें, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जब वहां पे गवर्नमेंट्स नहीं कर सके, तो हम तो बेचारे एक बड़ा मामूली सा एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे चीजें काफी सारी खराब हैं ऑलरेडी। तो आई एम नॉट सेइंग कि करंट गवर्नमेंट की मैं सिर्फ बात करूं, कोई गवर्नमेंट होती, इससे पिछली होती, या उससे पिछली होती, या उससे भी पिछली होती, 20 साल 30 साल 40 पीछे चले जाए, कोई भी गवर्नमेंट होती, तो मेरा नहीं ख्याल है कैसे डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के बस की ये बात है कि गवर्नमेंट बेचारी खुद बैठ के इसको कंट्रोल कर। अदरवाइज फिर इतना ही, तो फिर डेवलप्ड कंट्रीज का ये हाल ना होता जो आज इटली का या स्पेन का या रेस्ट ऑफ यूरोप या यूएस का हाल है। तो इसमें डेफिनेटली हर बंदे का को अपना। चलो सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर थोड़े हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि काफी सारे आ रहे हैं। ओके। तो एक हुसैन अखबार का ये है कि अगर कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट इतना कम है तो इतना पैनिक क्यों है बाहर? अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, मोर्टेलिटी रेट में अब प्रॉब्लम है, ये
ठीक है बात, मोर्टेलिटी रेट डब्ल्यूएचओ का रिपोर्टेड जो है वो 3 to 4% है। दो मेजर फैक्टर्स हैं इसका जो पैनिक है। एक तो ये कि इन्फेक्शियस डिजीज है, हाई कंटेजियस है। मैंने अगेन एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर स्टेटिस्टिक्स के साथ ये शो किया था, ये प्रूव किया था कि जनाब हम मेल न्यूट्रिशन को लें या रोड ट्रैफिक क्रैशेस को ले लें, सिर्फ दो चीजों को ले लें, बाकी हम अगर हाइपरटेंशन और सीवीडीज और डायबिटीज ले जाएं तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है पाकिस्तान की अगर हम बात करें या ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री की। तो हम्म। इससे ही ज्यादा डेथ्स या इंजरीज या डिसेबिलिटी डेली बेसिस पे हमारे मुल्क में होती है इन इश्यूज की वजह से। लेकिन क्योंकि इट्स अ कंटेजियस डिजीज तो जाहिर है इसके बारे में पैनिक बड़ा नेचुरल सा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये बड़ा एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को ये होता है तो हमें पता है प्राइवेट हॉस्पिटल तो इस वक्त हमें एंटरटेन कर नहीं रहा, तो वी आर गोइंग टू एंड अप इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और डेफिनेटली आप लोग भी मेरी तरह यही के रहने वाले हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो हाल है, वी डू नॉट वांट टू एंड अप इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मोर्टेलिटी रेट ऑल्दो कम है, लेकिन द काइंड ऑफ फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेटअप्स जनरली हैव इन पाकिस्तान, तो पैनिक करना आपका बड़ा नेचुरल सही तो सही। ये reason अच्छा, नेक्स्ट है फीफा फ्याज का ही दूसरा है कि व्हाई आर फीमेल्स प्रेफर्ड इन स्टडीज रिलेटेड मेटाबॉलिक डिजीजेस एंड वेट गेन। है। फीमेल्स अच्छा ये प्रेफर की जाती हैं वेट गेन और मेटाबॉलिक डिजीजेस के जो स्टडीज होती हैं। पहली बात तो ये बड़ी जनरलाइज्ड सी स्टेटमेंट है। ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है उसमें कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है। मेल्स के साथ भी बड़ी सारी स्टडीज ऐसी हैं जो वेट गेन के कॉन्टेक्स्ट में की गई हैं। अगर हो रहा है फीमेल्स की ज्यादा प्रेफर, ज्यादा स्टडीज उन्होंने ऐसी देखी, तो प्रॉब्लम इसकी रीजन ये है कि ज्यादा वेट गेन का प्रॉब्लम फीमेल्स में होता है, प्रॉब्ली दैट इज द रीजन। अदरवाइज इसके कोई साइंटिफिक ऐसा कोई रीजन नहीं है। सही है, सही है। एक अच्छा उनका ऐसा इस पे भी आप कमेंट कर दें कि शुमाइम सैयद है, वो पूछ रहे हैं कि आउटिंग तो एक तरफ है, अभी जो आपने बात किया कि लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं बोर होके, लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो रिलीफ फंड है उसकी वजह से ज्यादा मसला हो रहा है। आई एग्री। अब ये भी एक बात है, ऐसी पिक्चर्स आई एम श्योर आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, जहाँ पे जब पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो जिस किस्म का आपने रश और जिस किस्म की आपने देखी है सिचुएशन, तो हम्म। आई एम अफ्रेड ही इज राइट कि ये भी वो इश्यूज हैं जिनको अब देखिए फिर बात है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अब एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसे बंदे को जो नहीं कर सकता, हमने जाहिर है उसको भी लुक आफ्टर करना है, उसको भी पैसे पहुंचने चाहिए, राशन पहुंचना चाहिए। और एक तरफ जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में डाल के जब हम एट रिस्क हम उसको ला के वो चीज दे रहे हैं, तो प्रॉबेबली उसके बेनिफिट से शायद हम उसका हार्म ही कर रहे हो। बड़ी अच्छी बात एक मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि भूख का इलाज हो सकता है लेकिन कोरोना का इलाज फिलहाल नहीं है। तो मेरा ख्याल है अकल के लिए वो कहते हैं इशारा ही काफी है। तो इसके अंदर यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सोशल डिस्टेंस, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ क्वारंटीन। और कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसके अंदर घर बैठे अगर आपने चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो घर बैठे आप इन चीजों को पहुंचाएं, राशन है या पैसे हैं या जो भी है। वरना अगर यही सिचुएशन रही, यही क्राउडेड सिचुएशन हमें देखने को मिलती रही, तो अल्लाह ना करे ये चीज बहुत ज्यादा फर्दर भी स्प्रेड हो सकती है। और मेरा ख्याल है अब हमारी वो वाली गलत में भी बड़ी हद तक दूर हो गई है। ऑल्दो डब्ल्यूएचओ ने उसके ऊपर बहुत पहले से एडवाइजरी दे दी थी कि हमें ये लग रहा था कि जी एक्सट्रीम समर्स के अंदर ये वायरस बिल्कुल हम्म। इंटीग्रेट होगा और पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही 45 को नकली टच करा होता है, 48 49 इज आल्सो वेरी वेरी कॉमन। तो उसके अंदर डब्ल्यूएचओ ने रेडी कह दिया था कि जनाब ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तो 37-38 डिग्री 37, सेल्सियस, बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ने वाला कि बाहर आग है या बाहर कितनी बर्फ पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है वो भी हमें थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात है कि टेम्परेचर का कोई उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबीर इरफान का, वो पूछ रहे हैं कि एक दफ़ा ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और लेकिन अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि 1 साल तकरीबन या काफ़ी साल लगेंगे वैक्सीन डेवलपमेंट में, वैक्सीन तब भी नहीं बनती और लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो व्हाट विल बी द रिस्क एट दैट टाइम बिकॉज नो वन सेफ अनलेस वी आर वैक्सीनेटेड। अब क्योंकि आपका बैकग्राउंड पब्लिक हेल्थ से भी है, एपिडेमियोलॉजी में भी,
तो क्या आप कहेंगे कि उसमें मतलब किस तरह से हमें हेल्पफुल, या हम लोग किस तरह से, मतलब अगर लॉकडाउन उसी सूरत में खत्म होगा जब केसेस बहुत कम हो जाएंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी बच जाएगी पीछे के बाकी लोगों को दोबारा से खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आउटब्रेक होगा, या क्या होगा? अच्छा, वैलिड क्वेश्चन। एक चीज तो इसके अंदर ये है कि हमें सबसे पहले जिस चीज पे फोकस करना है वो हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी क्लियर कट हमें बनानी पड़ेगी। एग्जिट स्ट्रेटेजी यानी वंस लॉकडाउन हमने खत्म करना है तो किस तरह से करना है। क्या हमने सडनली आज लेट्स से अगर हमने देखा कि केस हमारे फॉर एग्जांपल 10 15 20 30 पे आ गए हैं तो क्या कल से हमने लॉकडाउन को कम्प्लीटली खत्म कर देना है और हमने सारे स्कूल्स कॉलेजेस और ऑफिसेज और एवरीथिंग हमने सब चीजों को सडनली एक ही दिन के अंदर हमने वापस बैक टू नॉर्मल कर देना है या हमें स्लो ग्रेजुअली कर देना है। डेफिनेटली अब वो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ही उस पॉलिसी बनाएगी। एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मेरा उसके अंदर ये ओपिनियन है कि हमें जो एग्जिट स्ट्रेटजी है वो भी बहुत केयरफुली बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे वंस ये केसेस कम होते हैं हम पूरा लॉकडाउन कंप्लीटली खत्म कर देते हैं बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं और दोबारा से अगर इसका इंसिडेंस होता है इस कोरोना वायरस का तो वो फिर कंट्रोल करने के बियॉन्ड होगा हमारे रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स के अंदर। तो हमें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी, और मेरा ख्याल है ये हाई टाइम है कि हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी अभी प्लान करना शुरू कर दें। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाइना है। मेरी एक बड़ी अच्छी कुलीग वहां पे इस वक्त है, 2-3 साल से वो उनकी पोस्टिंग थी, तो उनसे मेरी बड़ी डेली बेसिस पे बात होती गई है। चाइना ने बड़ा स्मार्टली इस चीज को मैनेज किया है और देखिए जहां से पूरी दुनिया में ये वायरस स्प्रेड हुआ बेसिकली उन्होंने ही सबसे पहले इसको कंट्रोल भी किया और अब एग्जिट स्ट्रेटजी वो बड़ी स्मार्टली बना रहे हैं। और ऑल्दो जीरो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं चाइना के अंदर पिछले आई थिंक 15 दिन से, बट स्टिल उन्होंने लॉकडाउन को कम्प्लीटली कम नहीं किया, विच इज क्वाइट स्मार्ट ऑफ देम, क्योंकि अभी भी एनवायरनमेंट के अंदर ड्रॉबैक्स कुड बी देयर डेफिनेटली। तो अगर हम उसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगे हर चीज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑफिसेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, तो फिर चांसेस आर क्वाइट हाई दोबारा से उसका इंसिडेंट होगा और वो फिर हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दूसरी पार्ट मतलब ऑफ ये कि, क्वेश्चन जी जी जी, मतलब ये कि दोबारा आउटब्रेक के खुदा ना खास्ता चांसेस रहेंगे अभी, क्योंकि मैंने एक चांसेस यूएस का भी पढ़ा था कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2022 तक ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक फिनोमेना है इसको नजर में रखना पड़ेगा ताकि कंप्लीटली उसको एरेडिकेट कर सकें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज इसके साथ मनान बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि ये वाले जो अब पेंडेमिक्स हैं ये कोई नई बात नहीं है। पिछले अगर मैं राइट। 10-15 साल के अंदर बात करूं तो इबोला से लेके कॉन्गो वायरस से लेके बर्ड फ्लू से लेके अब हम कोरोना के ऊपर आ गए, तो हर 5-6-7 साल में या इसी तरह इसी फैमिली से कोरोना फैमिली से आपने सार्स या मर्स नाम सुना होगा, जो बिल्कुल। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कैमल से स्प्रेड हुआ था। अब तो ये भी सारे बिल्कुल। पिछले 10-15 साल के अंदर आए। तो बात ये है कि इट्स एन एरा ऑफ दुनिया बन गई है ग्लोबल विलेज। जब आपकी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है आपके पास एक्सेस बहुत इजी हो गई है। आज मैं जापान में बैठा हूँ, कल मैं यूएस में बैठा हो सकता हूँ, परसों मैं वापस ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो सकता हूँ। तो जब आपकी दुनिया ग्लोबल विलेज हुई तो डेफिनेटली आपकी डिजीजेस ने भी ट्रेवल करना शुरू कर दिया। इससे पहले ये होता था कि एक एरिया जो डिजीज होती थी वो उसी एरिया में रहती थी, वो कहीं और स्प्रेड नहीं करती थी, सिंपली उस लोगों के लिए दूसरे एरियाज में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना मुश्किल होता था, बड़े बड़े दिन लगते थे, बड़े बड़े महीने लगते थे। तो अब हम इट्स हाई टाइम टू रियलाइज कि जनाब ये जो इमर्जिंग, और इस फिनोमेना को पब्लिक हेल्थ में कहते हैं इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शंस, तो ये जो इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शंस है ये बड़े कॉमन हो गए हैं। और वी शुड नेवर से कि जनाब ये वंस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको एरेडिकेट से कर भी लिया तो उसके बाद जनाब हमें बड़े आराम से बैठ जाना चाहिए। We should be well prepared for any other pandemic which might occur in the next 2, 3, 4, 5, 10 years, whatever. और फिर जो हमारी environmental changes हो रही है उसकी वजह से हमारे म्यूटेशंस भी, अभी कोरोना वायरस भी एक म्यूटेटेड फॉर्म है बेसिकली, इसीलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। नोवेल मीन समथिंग न्यू। तो अच्छा। उसके अंदर वायरसेस भी अपना डीएनए भी चेंज हो रहे हैं और बहुत इस तरह की म्यूटेटेड फॉर्म्स नई नई आ रही हैं। तो मेरा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ये ख्याल है
कि इसके अंदर हमें मजीद ऐसे पेंडेमिक्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उसकी तैयारी अभी से हमें करनी चाहिए। आई थिंक इसका एक ये भी होगा, क्योंकि अभी जैसे सबसे ज्यादा मसला ये आ रहा है कि अगर हम बात करें कि अवेयरनेस, तो अवेयरनेस की कमी नहीं है। हम लोग हर तरह से, हमारी मीडिया और स्टार्स, मतलब हर बंदा जो है वो इस चीज में लगा हुआ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। तो आई थिंक वो एक इंटेलिजेंस बिल्ड करने का जो है ना वो जरूरत है, कि जब भी कोई हुकूमत की तरफ से या कोई भी ऐसी आपको खबर सुनाई जाए, तो एटलीस्ट लोगों में इतनी सेंस हो कि किस चीज को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। मतलब बेसिक ये है कि हम लोगों ने जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर, जो आपको भी पता है, एक ट्रेंड चल गया है कि इलाज इतने ज्यादा हर कोई दे रहा है, तो लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये जो एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि हाथ धोएं और सिर्फ घर में रहें, इस चीज को रिजेक्ट करते जा रहे हैं, जो कि इससे बचने के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। परसेंट मनान, बिल्कुल 100% आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से बात है, जब हम अपनी न्यूट्रिशन के अंदर बात करते हैं, तो अगर कोई भी बंदा टेलीविजन पे आके सो एंड सो, मैं नाम तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं लूंगा, कोई भी बंदा ये बताता है कि जी आपने 3 दिन में वेट लॉस किया है, ग्रीन टी और लेमन वाटर आप पिए, तो पूरी दुनिया उसके पीछे चल पड़ती है और मिलियंस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर एक बंदा आके कहता है कि जनाब आपका वेट लॉस बड़ा स्लोली स्टेडली ग्रेजुअली होना चाहिए, सो दैट आपकी हेल्थ कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, हेल्थ इफेक्ट ना हो, तो जनाब उस बात कोई नहीं सुनता। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने इसकी। देखिए ये वाली जो सेंस है ना, ये आती है आपकी एजुकेशन के साथ, आपकी लिटरेसी के साथ, और आपका ये जो माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, ये सेंस डेवलप नहीं होने वाली। एक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 50 साल के इंसान को ऐसी बातें इस एज में समझाना, जब बेसिक अपब्रिंगिंग उसी एनवायरनमेंट में हुई है, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हैं। ये लॉन्ग टर्म चेंज जो भी आता है वो आता है आपका बहुत अर्ली ऑन एज से। और इसके अंदर एक और चीज भी मैं बहुत ज्यादा मेंशन या फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे, चीज होती है लिटरेसी, जिस पे अभी हमने बात की। जैसे पाकिस्तान में 60% है जो जनरल लिटरेसी रेट होता है, हेल्थ लिटरेसी और पब्लिक हेल्थ में हम बड़ा उसको फोकस करते हैं। हेल्थ लिटरेसी होने का मतलब है कि पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, लेकिन क्या मुझे अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है? क्या मुझे, देखिए हम्म। हेल्थ डज नॉट मीन कि मैंने, अगर मैं बीमार हूं तो मैंने अपने आप को खुद से इलाज शुरू कर देना या मैंने दवाई खुद से ले लेनी है। वो हमारा लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हम हेल्थ लिटरेसी की बात करते हैं तो उनको लगता है अच्छा हर बंदा डॉक्टर है, हमें शौक भी बहुत ज्यादा मेडिकल डॉक्टर बनने का, तो वो हर बंदा सेल्फ मेडिकेशन कर रहा होता है। हेल्थ लिटरेट होने का मतलब ये है कि एज कॉमन मैन मुझे पता हो कि मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन सी डिजीजेस से कैसे मैं अपने आप को प्रिवेंट कर सकता हूँ। कॉमन कोल्ड की आप एग्जांपल ले लें, अगर, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है कि हमें पता है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और जैसे ही हमें वायरल है तो हम क्या लेना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली कॉमन कोल्ड 3-5 दिन में अपनी साइकिल पूरी करके खुद से खत्म हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती। और हर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खुद एक इतना पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गया। डब्ल्यूएचओ खुद ये कह रहा है कि 2050 तक जो करंट एंटीबायोटिक्स हैं वो बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएंगे, 0% उनकी इफेक्टिवनेस रह जाएगी, क्योंकि हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया है एंटीबायोटिक्स को कि जिसकी हद कोई नहीं है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म चेंज आप तभी ला सकते हैं जब आप छोटे होते से बच्चे को ये चीजें समझाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और बात मेरी थोड़ी सी लंबी होगी, एक और चीज जो मैं बहुत ज्यादा मेंशन करना चाहूंगा वो यही है कि प्लीज हमें अपना ग्रास रूट लेवल पे, अल्लाह करे कि कोई पॉलिसी मेकर्स में से कोई मेरी बात सुनता हो, इतना तो मेरा नहीं है कि वहां तक मेरी शायद आवाज पहुंचे, बट अगर कोई फॉर्चुनेटली सुन रहा है तो हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे जो करिकुलम है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस लाने की जरूरत है। वी रियली डोंट नीड थिंग्स लाइक मिस्टर चिप्स, सॉरी टू से, बट आपने ऐड करना है तो उन चीजों को रखें, लेकिन प्लीज जो हेल्थ, हम हेल्थ की डेफिनेशन नहीं पाते अपने बच्चों को, हम रोड ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं बताते। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ, जिनको रोज हमारी डेली लाइफ इनसे इफेक्ट होती है, हम इन चीजों का जिक्र ही नहीं करते अपनी ग्रास रूट की लेवल के ऊपर। आप नर्सरी क्लास से, केजी क्लास से लेके एक एक वन लाइनर मैसेजेस डेवलप करके बच्चों को ये पढ़ाएं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, कि जनाब आपने अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। देखिए दुनिया में करोड़ों रिसर्चेस इस वक्त हो रही हैं हर चीज के ऊपर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी रिसर्च का ये होता है कि किसी तरह ह्यूमंस की वेलफेयर हो, ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके। तो जब हमने उसके बारे में बेसिक लेवल से अवेयरनेस ही नहीं देनी, तो फिर क्या फायदा है हमारी प्रोग्रेस करने का या हमारी डेवलपमेंट करने का। आज देखिए हमें वेस्ट ने गिफ्ट में दिए तमाम तरह जंक फूड, और आज वेस्ट खुद उसको समझ नहीं आ रही कि हमने अपने चाइल्ड वेस्ट की, अगर हम यूएस में बात करें 33% है
इट्स अ हॉरिबल नंबर। एक डेवलप कंट्री के लिए, सुपर पावर इकोनॉमी के लिए जो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, वहां 33% बच्चा अगर ओबीस है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। तो हमने अपने जितने देसी फूड्स थे उनको छोड़ के हम सारे जंक फूड्स की तरफ चले गए, और आज हम ना सिर्फ हम दो तरह से हम फंसे हुए हैं ना। हम वो डिजीजेस भी हमारे पास हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस, मलेरिया डेंगू से भी हम मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से भी हम मरते हैं। अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वेस्टर्न फूड्स और जंक फूड्स और ऐसी चीजों को, प्रोसेस फूड को लेके हम अब डायबिटीज से भी मर रहे हैं, हाइपरटेंशन से भी मर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी मर रहे हैं। तो ये चीजों को हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल एक और है, देसी घी हमने खाना छोड़ दिया 15 साल पहले क्योंकि वेट लॉस इंडस्ट्री ने ये बताया बड़े अच्छे से कि जनाब देसी घी आपके हेल्थ के लिए बहुत बुरा है और आपको नहीं खाना चाहिए। और आज जब वेस्ट ने उसको वापस क्लैरिफाइड बटर कह के मार्केट करना शुरू किया तो हम अब बड़ा नारे लगा रहे हैं कि जी क्लैरिफाइड बटर बड़ा अच्छा है। तो वो देसी हमारा ही इंडिजिनस खाया है बेसिकली, और हम रियलाइज नहीं करते इन चीजों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। तो अगला एक है क्वेश्चन मेरा इजाज का कि वो पूछ रही है कि अच्छा ये दो टर्मिनोलॉजीज आई डोंट नो ये अराइज क्यों हुई हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता कि कितना और टाइम लगेगा इस पेंडेमिक को। तो ये जो स्ट्रेटेजी है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो कह रहे हैं कि इसकी जगह हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो टू मी आई थिंक ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेन मकसद तो, क्योंकि हम लोग बातचीत करना तो बंद नहीं कर रहे, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग ही है जो हम बेसिक चाह रहे हैं। तो इस पे एक कमेंट कर दें, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हाउ इफेक्टिव इज द प्लाज्मा थेरेपी। ये जो सरवाइव कर जाते हैं उनका ब्लड प्लाज्मा लेके उसमें से एंटीबॉडीज जो हैं वो, तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा तो फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पहला जो क्वेश्चन है मेरा का फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए ये बिल्कुल टर्म्स इंटरचेंजेबल है। मसला फिर वही है, मसला अवेयरनेस का। आप टर्म का नाम कुछ भी रख लें, अगर जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को अंडरस्टैंड नहीं करना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी अंडरस्टैंड नहीं करना। ठीक है। बात है, मुझे कोई कह रहा था कि जी थोड़ा सा फन वे में बता रहा था कि किसी बंदा तो मार्केट में गया, उसने मास्क लगाया हुआ था, तो उसने कहा यार तुम्हारा ईमान कमजोर है, उसने कहा नहीं। तो देखिए बात ये है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये अवेयरनेस बात है। वही जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जब तक लोगों में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं होगा तब तक हम नाम जो भी रख लें, सोशल डिस्टेंसिंग कह दें या फिजिकल डिस्टेंसिंग कह दें, वो काम नहीं बनने वाला। वो लोगों ने अपना रोल वो फुलफिल नहीं उसके अंदर। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था प्लाज्मा थेरेपी वाला, अच्छा अभी तक जो मैं लेटेस्ट देख रहा था, डब्ल्यूएचओ ने इसको सेकंड किया है, सीडीसी इसको रिकमेंड कर रहा है प्लाज्मा थेरेपी। अब तक जो उन्होंने ज्यादातर केसेस देखे हैं उसके अंदर इट हैज बीन फाउंड टू बी क्वाइट इफेक्टिव। और इसी तरह से मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, क्लोरोक्विन वगैरह, वो भी इफेक्टिव आ रही हैं कुछ ट्रायल्स के अंदर। तो 100% कहना भी मुश्किल है कि क्या चीज क्या अल्टीमेट ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, बट ये दो ऐसी चीजें हैं अभी तक जो सामने आई हैं विच हैव ट्रीटेड पीपल। सही। इब्साम असलम है, वो पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से इतना फायदा नहीं हो रहा, मतलब लोग तो फिर भी बाहर जा रहे हैं। आई थिंक इसका पहले भी कमेंट हो चुका है कि अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो इस पे भी कमेंट बिल्कुल ऐसे हमें समझना पड़ेगा लोग को। आई थिंक किस लेवल पे जाके समझाएं मुझे तो खुद नहीं आ रहा। हमें वैसे पेरेंटली लगता है कि जाहिर है भी फैक्ट है, इसमें कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों का बहुत बड़ा इकोनॉमी या फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारा बहुत एक मेजर इशू है, लेकिन मोबाइल हम यूज करते हैं। अगर आप पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के स्टैट्स पढ़ें तो एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल, और जो मोबाइल यूज कर रहा है आजकल उसके पास इंटरनेट है, मोबाइल पे इंटरनेट जरूर है। ठीक है, तो लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे अब सिम पे भी एसएमएस कर रहे हैं यही चीज, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो है ना कि ना जाए, लेकिन वही बात है कि जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। बिल्कुल ऐसे ही है। वही बात है कि अवेयरनेस ले दे के बॉटम लाइन तो यही है, अवेयरनेस है। आप जिस तरह भी लोगों को समझा लें उन्होंने नहीं करना, तो उन्होंने नहीं करना, या फिर वही बात है, अनफॉर्चुनेट बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन कहना पड़ता है कि फिर हमारी कौम वही है, मोर और लेस वो डंडे खा के फिर लोग घर में बैठते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाइका इस्लाम का। वो कह रही हैं कि अभी आपने जैसे बात किया कि टेम्परेचर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है,
तो ठीक है। क्या रीजन है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में उसका जो स्प्रेड है वो इतना लो है अभी तक? ठीक है। अच्छा, इसका एक पार्ट तो मैंने पहले भी आंसर किया है कि अभी तक जो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा किसी ने मेरे साथ बड़े एक ऑथेंटिक सोर्स से मैं देख रहा था, उन्होंने मैपिंग करके दिखाया हुआ था कि दुनिया में वो कंट्रीज जो मलेरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए एंडेमिक है, साउथ एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और अफ्रीकन कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, जहाँ पे मलेरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस एंडेमिक है, यानी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे कोरोना का स्प्रेड बहुत कम है, तो प्रोबेबली वी आर मोर रेजिस्टेंट। पहली रीजन तो ये है। दूसरी रीजन, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, प्लीज इसको जरूर अंडरस्टैंड करें कि हमारी स्क्रीनिंग भी उस तरह से नहीं है जैसे सही। स्क्रीनिंग यूरोप में या यूएस के बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल। तो हमें इस फहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि हमारा स्प्रेड कम है। यू नेवर नो, हम्म, स्प्रेड हमारा कि उतना अभी ही हो। एक्चुअल केसेस कितने हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड भी, मेरी अगेन उसके ऊपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका अच्छा भला है, 14 डेज हाँ तक हाँ। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट करती है इंक्यूबेशन पीरियड। सो यू नेवर नो कि आज एक बंदा उसको एक्सपोज हो गया है कोरोना वायरस से, और अगले 14 दिन तक वो एब्सोल्युटली हेल्दी विदाउट एनी साइन सिम्टम्स को फैला होगा, तो वो तो अपने आप को डेफिनेटली हेल्दी कंसिडर करे। तो ये दो बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, जहां जहां पे स्क्रीनिंग, वहां पे मेडिकल डॉक्टर्स के अंदर भी 14-14, 15 डीजी खान में, आज मुल्तान का मैं देख रहा था, वहां पे बल्क के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, मेडिकल डॉक्टर्स को पॉजिटिव आया है कोरोना। अच्छा, एक और तीसरी चीज, अनफॉर्चुनेटली जो मैं न्यूज रिपोर्ट्स देख रहा था कि हमारे पास, मैं हमेशा एक टर्म यूज करता होता हूँ पब्लिक हेल्थ के अंदर, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट, मुझे जहन में आया, चलें उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो जल्दी बना के डाल दूंगा कि जो आपके टेस्ट आप करा रहे हैं वो एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, क्या वाकई जिसको हमारा टेस्ट बता रहा है कि उसको कोरोना है वाकई है या नहीं है। अभी मैंने कल ही न्यूज देखी है कि जनाब एजेके में और इस्लामाबाद के 33 लोगों के टेस्ट हुए, और 33 लोगों के टेस्ट अगर एजेके ने बताया पॉजिटिव है तो इस्लामाबाद की लैब ने बताया नेगेटिव है, और अगर इस्लामाबाद की लैब ने बताया पॉजिटिव है तो एजेके की लैब ने बताया कि नेगेटिव है। तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यू नेवर नो कि आपने अपना टेस्ट कराया और आपका नेगेटिव आ गया, आप बड़े खुश हो गए, प्रॉबेबली आपको खुदा न खास्ता एक्चुअली कोरोना है, और वो आपके टेस्ट की क्योंकि स्पेसिफिसिटी लो है, तो वो टेस्ट आपको शो कर रहा है कि जनाब आपको कोरोना नहीं है। ठीक। तो ये सही। चीज भी इशू है। ठीक है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे पास आने लग गए हैं, तो आई थिंक आंसर्स थोड़े शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। टाइम जो है। एक है कि फरवा मंजूर पूछ रही हैं कि यूएस और यूरोप कंट्रीज जो हैं उनके अंदर हायर लिटरेसी रेट है देन पाकिस्तान, स्टिल उनके पास जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इट डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस मोर देन ऑन लिटरेसी, इज दैट सो फार? सो सर सॉरी। मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए जनरलाइज करना मुश्किल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम अपनी सोसाइटी में भी बात करें, जो पढ़े लिखे हैं और जो अवेयर नहीं है इन चीजों के ऊपर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बड़े समझदार हैं जब ऐसी चीजों की बात आती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। दूसरी चीज ये, जैसे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा कि जी वहां पे यूएस के अंदर लिटरेसी अवेयरनेस जाहिर है रिलेटिवली बहुत बेटर है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन केस वहां पे प्रोबब्ली इट्स इट्स अबाउट रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी, जो वो समझ रहे थे कि हम। अच्छा, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इसके ऊपर टेक पढ़ा था कि कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज बेचारे खुशफहमी में मारे गए। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, मैं देख रहा था कि दे वर कॉन्फिडेंट, और प्रोबेबली मुझे कहना चाहिए दे वर क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट कि जनाब बिकॉज वी आर अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। और जब वो आया है तो एकदम से इतना उन्होंने सफर किया, उनको समझ नहीं आई कि क्या करना है। अच्छा, एक और फैक्टर भी इसके अंदर है, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है या और डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे पास देखिए हर साल डेंगू के केसेस होते हैं, इंतहा केसेस होते हैं, मलेरिया से हर साल भी इंतहा बच्चों की, छोटे बच्चों की, स्पेशली अंडर 5 की डेथ्स होती हैं छोटे एरियाज में, गाँवों में खास तौर पे। हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा नई नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, कंटेजियस डिजीजेस हमारे लिए एक रूटीन की बात है। वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कम्युनिकेबल डिजीजेस पे तो 15, 20, 25 साल पहले को उसको बिल्कुल ओवर कर दिया है। वो लोग मरते हैं डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, सीबीडी से, लिवर डिसऑर्डर से, कैंसर से। तो उनके लिए ऐसी एक इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज तो एक बड़ी नई सी चीज थी, तो उनको प्रॉबेबली उसको हैंडल करना नहीं आया। वो फिर वही बात कि वो एक गलत फहमी थे
कि जी ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि हमारे पास आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, हमारा हेल्थ केयर हम्म। सिस्टम हैंडल कर ले। सही सही सही। फाइंडिंग इक्वेनिमी सॉरी फाइंडिंग इक्वेनिमिटी। जी 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 बात रही है? अच्छा, तो क्वेश्चन के जी। जो जो डिजीज लोग हैं उनको ठीक है। छोड़ के उसके अलावा ऐसे कौन से ठीक है। फैक्टर्स आपके माइंड में है कि वो इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में एक्सक्लूडिंग द डिजीज पीपल? ठीक है। देखें, अगर डिजीज को आप एक्सक्लूड तो एक चीज अंडरस्टैंड करने की है कि हमारा बड़ा मेजर पार्ट इम्यूनिटी का हमारी डिटरमिन करती है हमारी ईटिंग हैबिट्स, और हम किस किस्म का इनटेक कर रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। देखो, WHO कहता है कि जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब थोड़ी कट रही जी। है आई थिंक कुछ डब्ल्यू तो नहीं। अच्छा, ओके। WHO ये कहता है कि जनाब आपका गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड हेल्थ। तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि जितना बेहतर हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस होगा उतनी बेहतर हमारी हेल्थ होने की उतनी बेहतर हेल्थ होने की हमारे पास चांस है। तो सही है। हमारी जो इम्यूनिटी अदर देन डिजीज पीपल, अगर हम उनको निकाल दें बीच में से, तो हमारी इम्यूनिटी वीक होने की मेजर रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। चाहे हम उसके अंदर को इनकॉर्पोरेट कर लें, चाहे हम उसके अंदर सिगरेट स्मोकिंग को इनकॉर्पोरेट कर लें, चाहे हम उसके अंदर लैक ऑफ स्लीप को इनकॉर्पोरेट कर लें, चाहे हम उसके अंदर पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप को लेके आए। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारी पुअर इम्यूनिटी की तरफ हमें लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। इवन क्वालिटी ऑफ स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर डिटर्मिनेंट है आपकी अच्छी इम्यूनिटी का। हमारा अगर मोबाइल साइलेंट नहीं है और सोते हुए अगर बार बार हमारा मूवमेंट कर रहा है या वाइब्रेट हो रहा है और हमारी बार बार उससे आंख खुल रही है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज नॉट देयर, आपकी इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रांग नहीं होने वाली। इसी तरह अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही रात की नींद, तो अगेन उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होने वाली। तो अगर आप वही जैसे हमारा लाइफ बन गया है, रात देर तक जागना, जंक फूड फास्ट फूड को ज्यादा कंज्यूम करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कम कंज्यूम करना, तो अगेन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। ये सारे वो सही। फैक्टर्स हैं जो आपकी immunity अच्छा, एक मी बैम है, इनका क्वेश्चन है कि पीपल विद व्हाट डिजीजेस आर एट मोर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कोरोना। अच्छा, इस पे एक मैंने रिसर्च का कुछ पढ़ा था, एक्सपर्ट्स का है, वो भी मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि जो ओबेसिटी है वो लोग को। जरा जी। ज्यादा प्रोन थे मतलब एट गेटिंग कोरोना। और शायद यही वजह है कि क्योंकि यूएस के अंदर ओबेसिटी बहुत हाई है और तो उस वजह से शायद उनका जो हुआ हो। तो इस इन दोनों पे अच्छा, कमेंट कर दें कि ये कौन से। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, ये एक प्रोपोज्ड थ्योरी आई कि ओबीस जो लोग हैं वो ज्यादा एट रिस्क हैं ऑफ डेवलपिंग कोरोना वायरस। इसके ऊपर फर्दर रिसर्च नीड्स टू बी डन। लेकिन इन जनरल कौन से लोग ज्यादा एट रिस्क हैं? वो तमाम लोग जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हैं। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो कैंसर है जिन पेशेंट्स को, ऐसे लोग जिनको HIV एड्स है, ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली हेपेटाइटिस से या मलेरिया से या फॉर दैट मैटर डेंगू से रिकवर किया है पिछले 6 महीने के अंदर, ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन है या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं या डायबिटीज हैं, कोई लिवर डिसऑर्डर्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनको कोई भी क्रॉनिक इशू है, कोई भी किसी भी किस्म का क्रॉनिक डिजीज है या उससे उन्होंने रिसेंटली रिकवर किया है, वो तमाम लोग दे आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन कोविड। Okay. सही सही सही। अच्छा, जी। क्या रुके मैं। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन या एक मिनट, मैं पोस्ट किया अभी। आपको आई थिंक क्वेश्चंस नहीं नजर आ रहे? नहीं, मुझे आ नहीं मेरी स्क्रीन पे। आई थिंक मुझे और कोई है नहीं, मुझे मेरा अच्छा, सवाल है। चलें, अभी काफी लोगों ने न्यू ज्वाइन किया, आई थिंक उनका थोड़ा सा देख लेते हैं अगर क्वेश्चन है तो, वरना फिर हम लोग ओके। अदरवाइज आई थिंक हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल से कवर किया था। तो So, I think बेसिक जो थे हमें की जरूरत है वो तो काफी हो गए हैं। इसके अलावा जो भी मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि डॉक्टर मोमिन का जो अपना यूट्यूब चैनल है, और आई थिंक इन्होंने ही सबसे पहले जब जैसे ही कोरोना का ये इशू आया था पाकिस्तान में,
तो इन्होंने सबसे पहले जो ऑथेंटिक और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन थी अबाउट कोरोना वायरस वो देना स्टार्ट कर दी थी अपने चैनल पे। तो जितने भी लोग हैं, सर आप अपना वो बता दीजिएगा चैनल का नेम। तो जी, डॉक्टर अब्दुल मोमिन डाइटिशियन, मेरे चैनल का नाम है DRABDULMOMN, डॉक्टर अब्दुल मोमिन डाइटिशियन, DIETITIAN, डॉक्टर अब्दुल मोमिन डाइटिशियन। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बड़ी इजीली जाके मिल जाएगा। हाँ, अदरवाइज आप सर्च बार में टाइप कर सकते हैं youtube.com/DR अब्दुल मोमिन डाइटिशियन, दोनों तरह सर। से आप। तो जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, आई थिंक व्यूअर्स हमारे पास इस दफा कम है। वो जो पिछली कट हुई है ना वीडियो, उसकी वजह से आई थिंक काफी सारों को लगा कि दो लाइव सेशन खत्म हो गया। तो लाजमी उधर जाएं। बहुत लाइक बेसिक से लेके एडवांस तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और अभी तो सिर्फ कोरोना से ही नहीं, जितना आपका नॉर्मल मतलब अब सर ने जो है ओबेसिटी और वेट लॉस और इन सब चीज़ों पे जो भी ये डिटॉक्स और ये अभी इनकी जो रिसेंट वीडियोस आई हैं, वो डिटॉक्स के ऊपर हैं, किडनी लीवर। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, खुद भी जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़ाहिर ही बात है। और जितने आपके आसपास हैं, स्पेशली मसला सिर्फ ये होता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हमें अपने आप तक पता होता है, लेकिन हम आगे नहीं फैलाते। मतलब अगर मैंने कोई वीडियो देख के सुन लिया तो बस खत्म, मैं आगे जो है ना वो नहीं करता। तो ये चीज जो है ना, अगर आप खुद आपको किसी बात का पता भी है, जैसे काफी सारे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ऐसा होता है कि हमारे घर में भी, जैसे हमारे घर में भी ऐसा है कि हमारी बात को इतना नहीं तरजीह दी जाती। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि पेरेंट्स का मोबाइल लें और उसमें सर का चैनल सब्सक्राइब कर दें। उनको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा तो वो कोई ना कोई तो वीडियो देखेंगे ही, और फिर इंटरेस्ट आगे बन ही जाता है। तो ये एक चीज है कि जितने भी लोग आपका किचन कंट्रोल करें, स्पेशली जो ग्रोसरी लेके आते हैं, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एजुकेशन होगी उनके लिए, अगर वो खुद सुनेंगे। अगर आपके पेरेंट फादर ने आपने कहीं हुआ ना, तो फिर आप देखिएगा 2 दिन बाद वही बात वो आपको बता रहे होंगे कि बेटा ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी इम्पेक्ट पड़ता है कि अगर एक थर्ड पर्सन आपको कोई आके इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी जाके करें। फिर क्वेश्चन आया है कि कैन वी डू वर्कआउट आउटसाइड आफ्टर फजर व्हेन देयर इज लेस एक्टिविटी आउटसाइड। अच्छा, आजकल कोरोना के हवाले से मैं वैसे ऑनेस्टली बी एब्सोल्युटली सेफ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आजकल ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि एक्टिविटी कम है, लोग कम है अगर फजर के बाद, उस कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, बट ड्रॉपलेट खुद भी देर ना, आपको नहीं पता कि वो ड्रॉपलेट उस वक्त इन्वायरमेंट में है सस्पेंडेड वहां पे, और वो अच्छी भली देर तक रह सकते हैं, तो यू नेवर नो। और फिर अगर आप आएंगे तो अगेन उसके अंदर आइडियली यही है फौरन अपने कपड़े चेंज करने चाहिए, आइडियली शावर भी लेना चाहिए। तो मैं फिलहाल एज ऑफ रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि टू बी एब्सोल्युटली सेफ आप वर्कआउट जो भी है वो अपना घर के अंदर ही करें, टेरेस लॉन यार्ड के अंदर आप वॉक करें, या जो भी आप हल्की फुल्की जॉगिंग अगर थोड़ी बहुत कर सकते हैं तो वो आप कर लें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सही सही, ठीक है। चलें, आई थिंक दैट्स इट अभी के लिए तो, ऑलमोस्ट एन ठीक है, आवर। ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक है, मच फॉर योर टाइम। मोस्ट काफी ज्यादा चीजें जो थी वो क्लियर हो गई हमारे लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी। आई थिंक इसको जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी ये पहला सेशन है, तो इंशाल्लाह आगे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह ले लिया करेंगे अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे ओबेसिटी ठीक है, है, डायबिटीज, एनीथिंग। तो जब भी हमारे ठीक है, पास इनफ क्वेश्चंस हों तो हम एक इस तरह का 1 घंटे का या श्योर, लाइव सेशन आपके साथ रख लें सर। ठीक है सर। श्योर इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। यू। अच्छा जी भी है।